मीनू ठाकुर। आज करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मे बी आज इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। व्हाट इज सेना स्पेक्टेबलिस रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो भाई इस तरीके के जब शब्द देखने को मिलते हैं तो पहले तो प्रोनाउंस करने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट नेवर माइंड। तो ये जो वर्ड है सेना स्पेक्टेबलिस, ये किससे रिलेटेड है या फिर ये क्या है? ये क्या हाई इन्वेसिव ट्री है, एस्ट्रॉयड है, एक्सोप्लैनेट है, ब्लैक होल है? तो ये आपका है हाई इन्वेसिव ट्री। अब हाई इन्वेसिव ट्री तो पता है पेड़ है भाई, ये इन्वेसिव शब्द क्या है इसका मीनिंग देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। बट पहले थोड़ा सा जानते हैं ये चर्चा में क्यों था, वाई आई पिक दिस क्वेश्चन, ठीक है, वो देखते हैं। देखो 2023 में अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो केरला ने एक मैनेजमेंट प्लान निकाला था टू इरेडिकेट, यानी इसको ख़त्म करने के लिए। यानी इससे ये समझ में आता है कि जो सेना स्पेक्टेबलिस है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। डैट्स वाई केरला वॉज प्लानिंग टू मूव आउट और टू इरेडिकेट सेना स्पेक्टेबलिस विच वॉज एक्जॉटिक इन्वेसिव प्लांट that is posing a severe threat to the state's wildlife habitat। ये वो पेड़ है, ठीक है, जिसका नाम है सेना स्पेक्टेबलिस। ये थ्रेट है, बाकी जो वाइल्ड आपके हैबिटेट है, जो इकोसिस्टम है, उसके लिए थ्रेट है। कैसे थ्रेट है ये देखेंगे। अभी इस साल की न्यूज़ में क्यों था ये, 2024 में ये 400 हेक्टर्स, अगर मैं बात करूँ, ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इन दी नीलगिरीज तमिलनाडु में, ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे 400 हेक्टर्स तक फैला हुआ ये सेना स्पेक्टेबलिस रिमूव किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है इन्वायरमेंट सेगमेंट में, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम फॉर्मेट में पूछे, इतना इजी लैंग्वेज में पूछ दे, हो सकता है इसकी डेप्थ से ही क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो पहले इन्वेसिव स्पेसीज़ क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी में भी इससे पूछ ले, ठीक है। ये एक ऐसी स्पेसीज़ होती है जिस जगह की ये नेटिव नहीं होती, ठीक है। मान लीजिए आप रहते हैं दिल्ली में, तो जो दिल्ली के लोकल हैं वो नेटिव हुए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अगर दिल्ली में कोई बाहर से आके रह रहा है तो वो नेटिव नहीं है, तो थ्रेट बन जाते हैं ना लोकल्स के, क्योंकि रिसोर्सेज शेयर होते हैं, तो लोकल्स को काफ़ी इन दिक्कतों से झेलना पड़ता है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, खैर वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे इन्वेसिव स्पेसीज की बात क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इकोलॉजिकली और इकोनॉमिक हार्म पहुँचाता है इन अ न्यू इन्वायरमेंट वेयर इट इज़ नॉट अ नेटिव। दे आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग एक्सटिंक्शंस ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सिर्फ एनिमल्स के लिए थ्रेट नहीं है, ये प्लांट्स के लिए भी थ्रेट है। उनका एक्सटिंक्शन कर देता है, उनको जड़ समेत ख़त्म ही कर देता है। बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देता है, कंपीटिंग विद नेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। एज आई टोल्ड यू दिल्ली के केस में तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिट हो जाते हैं एंड ऑल्टरिंग द हैबिटेट्स, ठीक है। तो दे कैन बी इंट्रोड्यूस टू एन एरिया बाय शिप ब्लास्ट, वाटर एक्सीडेंटल रिलीज एंड मोस्ट ऑफन बाय पीपल। कई बार जानबूझ के भी हो जाता है, करते हैं लोग। देयर आर मैनी इन्वेसिव स्पेसीज इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल चरू मुसिल, लेंताना बुशेज, इंडियन बुल फ्रॉग एट्सेट्रा, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं सेना स्पेक्टेबलिस पे। ये आखिर होता क्या है? पहली बात तो ये डेसिडिस ट्री नेटिव है, ठीक है, टू ट्रॉपिकल एरियाज़ ऑफ अमेरिका। अमेरिका का ट्रॉपिकल एरियाज़ का ये डेसिडियस ट्री है। ये 15 से 20 मीटर जल्दी से ग्रो करता है, बहुत शॉर्ट पीरियड में ग्रो कर जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूट्स थाउजेंड्स ऑफ सीड्स आफ्टर फ्लावरिंग। जब फ्लावर हो जाएगा तो भैया ये सीड्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर दोबारा से उग जाते हैं, है ना। द थिक foliage of the tree arrests the growth of other indigenous tree and grass species. Thus, it causes food shortage for the wildlife population, especially herbivorous. ठीक है. It also adversely affects the germination and growth of the native species. It is categorized as least concern under IUCN रेड लिस्ट। ये पूछ सकता है क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एनिमल्स का ही एक रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में रखा है वो देखते हैं, प्लांट्स का भी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट रोट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में पूरा बना हुआ है। फूट रोट क्या है, ठीक है, इसके संदर्भ में आपको स्टेटमेंट्स करेक्ट बतानी है, कौन सी करेक्ट है। फूट रोट इज़ अ फंगल डिसीज
that affects basmati rice crops particularly at the seedling stage। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, ये एक फंगल डिसीज़ है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बकाने डिसीज़ इन विच इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन के बाद होता है, तो ये बकाने बीमारी से डिफरेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है टू प्रिवेंट द डिसीज फ्रॉम अकरिंग एंड स्प्रेडिंग सीडलिंग्स आर ट्रीटेड विथ ट्रिचोडर्मा हर्जेनम बिफोर सोइंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। तो तीनों में से कौन सी सही है? देखिए, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो फूट रोट और बकाने डिसीज़ दोनों ही एक है, जिसे गिब्रेला फुजीकोराई कहते हैं। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई कि भाई ये डिफरेंट है, ये दोनों ही एक है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अभी क्या था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो लुधियाना में स्थित है उसने डेवलप किया है बायो कंट्रोल एजेंट ट्रिचोडर्मा एस्पेरेलम and registered it with the Central Insecticides Boards and Registration Committee। देखो, ये आपका बकाने हैं, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, जब ये सूख जाते हैं ये एक बीमारी का रूप ले लेते हैं, ठीक है, तो और ख़ासकर सीडलिंग के टाइम पे, तो जो दूसरी क्रॉप्स है उसको ये नष्ट कर देते हैं। खासकर ये बात चल रही है बासमती राइस, जो कि बहुत ज़्यादा पाया गया, पंजाब फार्मर्स ने पाया कि भैया ये फूट रोट एक ऐसी फंगल डिसीज़ है जो बासमती क्रॉप्स को और बाकी वैरायटीज़ को ये ख़राब कर रही है, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट ये काम करेगा जिससे कि ये बीमारी को जड़ समेत ख़त्म करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि केमिकल एजेंट्स अभी हैं, बट केमिकल एजेंट्स अब फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए बायो कंट्रोल जो है इस एजेंट को डेवलप किया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, इसलिए ये न्यूज़ में था। फूट रोट क्या है? एक फंगल डिसीज़ है डेट अफेक्ट्स बासमती राइस क्रॉप्स पर्टिकुलरली एट द सीडलिंग स्टेज, हैंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो इट माइट ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन इन केस इन्फेक्टेड सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। तो फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड इज़ नॉट करेक्ट एज आई टोल्ड यू, ठीक है। इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? अगर किसान पहले ही रिजॉर्ट कर ले सीडलिंग ट्रीटमेंट, जब सीड किया जा रहा है, सीडिंग की जा रही है, तभी रिजॉर्ट ले, तभी एक्शन ले, ट्राई एंड यूज़ डिसीज़ फ्री सीड्स, जिससे बीमारी ना हो वो बीज का इस्तेमाल किया जाए। डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सीडलिंग्स, टाइमली सीड नर्सरी मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशल। एक्सपर्ट्स इवन रिकमेंडेड सीड सोइंग इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून एंड ट्रांसप्लांटेशन इन जुलाई। एक गैप रखना है, मई में जब भी हम सो करते हैं तो वो ज़्यादातर इस बीमारी को उत्पन्न करता है क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, तो थोड़ा सा आगे हम टाइम पीरियड को भी खींच सकते हैं। अब करेंटली अगर हम देखें सीडलिंग जो ट्रीट होता है वो ट्रिचोडर्मा हर्जियानम से होता है बिफोर सोइंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। सीड्स आर ऑल्सो ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स सच एज स्प्रिंट 75WS बिफोर सोइंग, लेकिन ये सारे केमिकल्स ट्रीटमेंट हैं, तो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस केमिकल ट्रीटमेंट, इंस्टेड वी आर ट्राइंग टू डेवलप बायो कंट्रोल एजेंट, जो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया है, हैंस थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, अभी आया है रिपोर्ट 2024 की है, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। इंडिया इज़ द ऑरिजिन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। India is ranked first as destination country for immigrants. India is the only country from Asia in the top 5 remittance recipient countries list. कौन कौन सी सही है? देखिए, भारत ने ये कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है कि 2022 में ही भारत ने एक हिस्ट्री बनाई to become the first country to have the first countries receiving the highest remittance in 2022 according to the United Nations Migration Agency। ये भी बहुत important fact है, इसीलिए आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की बात करें तो रिसेंटली रिलीज़ किया है। किसने ये रिलीज़ किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट,
क्वेश्चन में आस इन द यूपीएससी कि भाई ये रिपोर्ट दर्ज हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है, क्योंकि दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस पेपर्स इफ यू लुक एट, ठीक है, पहले ही पूछ चुका है। विच रिवील्ड दैट इंडियाज रेमिटेंसेज सर्ज्ड टू $111 बिलियन लास्ट ईयर सरपासिंग ऑल अदर नेशंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। रिपोर्ट हाईलाइट करती है मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड फ्रांस वर द अदर 4 नेशंस इन द टॉप 5 रेमिटेंस recipient countries, with India being the top countries receiving remittances in 2010, 15, 20, 22, highlighting the importance of labor migration from the sub-region. Third statement is not correct, ठीक है, ये सिर्फ एशिया से ओनली नहीं है, बाकी भी हैं, ठीक है। जब भी ओनली वर्ड आ जाएगा तो यू मस्ट बी हैविंग दी श्योरिटी ओवर द कमेंट, ठीक है, क्योंकि वो ट्विस्ट होता है, ठीक है। इंडिया ओरिजिन है, ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इंडिया का जो रैंक है वो 13th है एज द डेस्टिनेशन कंट्रीज फॉर इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट अच्छा गलत थी, क्योंकि ये 13th पे है ना कि टॉप 1। सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि ये फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक तो इंडिया बहुत ही लेस होता है किसी भी इंडेक्स में, ठीक है, तो ये भी आपकी करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार लाइनर के ऊपर। विद रेफरेंस टू स्टार लाइनर रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये स्टार लाइनर क्या है? स्पेस एक्स पता है कंपनी है, किसकी है? एलॉन मस्क की है। तो इनका जो स्टार लाइनर है इट विल बिकम द सेकेंड प्राइवेट फर्म टू बी एबल टू प्रोवाइड नासा क्रू ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। If Starliner completes its objectives, it will also help SpaceX challenge Boeing's dominance in the commercial space industry. ठीक है, तो ये एक प्राइवेट फर्म है। कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको। तो भाई स्टारलाइनर जो है ये फर्स्ट क्रूड टेस्ट फ्लाइट है। इफ द मिशन इज सक्सेसफुल, बोइंग विल बिकम द सेकेंड प्राइवेट फर्म टू बी एबल टू प्रोवाइड नासा क्रू ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द ISS अलॉन्ग साइड एलॉन मस्क SpaceX। तो ये भाई आपकी सेकंड बनेगा, ना कि फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इफ़ स्टारलाइनर कंप्लीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स इट विल ऑल्सो, तो भाई ये आपका डोमिनेंस जो है वो आपका हेल्प करेगा बोइंग चैलेंज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या था? SpaceX बोइंग डोमिनेंस इन द कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए ये तो सही है आपका, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि वो कह रहा है इफ़ स्टारलाइन कंप्लीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव इट विल ऑल्सो हेल्प SpaceX चैलेंज। अच्छा ये बोइंग चैलेंज करेगा, इट विल ऑल्सो हेल्प बोइंग चैलेंज SpaceX डोमिनेंस इन दी कॉमर्शियल। यहाँ पे क्या है? बोइंग का डोमिनेंस है, नहीं भाई SpaceX का डोमिनेंस है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोट, किल्टन एंड कालपेनी आइलैंड, ये तीनों आइलैंड्स हैं विच वर रिसेंटली इन द न्यूज़ ड्यू टू कोरल ब्लीचिंग। तो ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान एंड निकोबार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? करेक्ट आंसर आपका क्या है भैया? आपका है लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप में ये आपके तीनों आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये भाई तीनों ही वर्स्ट होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें हो रहा है कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। कोरल्स क्या होते हैं? देखो एक जानवर है, एक कह सकते हैं बहुत टिनी ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है आपका पॉलिप्स, ठीक है, कोरल पॉलिप्स। ये लोग कैसे रीफ बनाते हैं? जब इनका स्केलेटन से यूज़ कर करके ये आपकी कोरल रीफ बनाते हैं। अभी क्या है, इसमें ब्लीचिंग हो रही है। अब कोरल्स आर सेसिबल ऑर्गेनिज्म विच मीन्स दे रिमेन परमानेंटली अटैच टू द ओशन फ्लोर। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, हार्ड कोरल्स हैव स्टोनी skeletons made out of limestone के बनता है, that are produced by कोरल पॉलिप्स। जो मैंने आपको बताया, जब पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनका जो स्केलेटन होता है वो पीछे रह जाता है, विच यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर न्यू पॉलिप्स। फिर वो लाइमस्टोन का होता है स्केलेटन, है ना, फिर यहाँ पे नए पॉलिप्स आ जाते हैं। तो ये समुंदर के साथ हमेशा कोस्टल एरिया वहाँ पे देखने को मिलते हैं।
तो कोरल रीफ्स बनती है। तरह तरह के किसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसके टाइप्स है फ्रिंजिंग रीफ्स है, बैरियर रीफ्स है, एटोल है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं PDF शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ़ा बॉर्डर। रफ़ा बॉर्डर कहाँ है? ये रफ़ा बॉर्डर है आपका गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट में। ठीक है, ये पहले भी मैंने कराया था जब मिलान वाला क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे समझो कि इज़राइल जो है उसने एक ऑपरेशन अनाउंस किया है रफ़ा में, जो कि गाज़ा स्ट्रिप पर ये एक सिटी है विच शेयर दी साउदर्न बॉर्डर विद इजिप्ट। ठीक है, रफ़ा बॉर्डर इज़ द ओनली पॉइंट नॉट कंट्रोल्ड बाय इज़राइल वेयर सिविलियंस कैन एंटर एंड लीव गाज़ा बाय लैंड। द बॉर्डर कनेक्ट्स गाज़ा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर। फैक्चुअल है बट इम्पॉर्टेंट है। द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल सीड्स हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज फ्रॉम 2021-22 टू 2023-24। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन हैज़ डिक्रीज्ड 2021-22 से लेके 2023-24 तक आपका कॉटन जो है कच्चा रॉ कॉटन वो डिक्रीज़ हुआ है। वीट का जो एक्सपोर्ट की बात करें वो इंक्रीज़ हुआ है। ऑयल सीड और वीट इंक्रीज़ हुआ है, रो कॉटन जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है? देखो, ये सही है कि जो ऑयल सीड है उसका इंक्रीज़ हुआ है, जो कॉटन है वो डिक्रीज़ हुआ है, बट वीट का डिक्रीज़ नहीं हुआ बल्कि इंक्रीज़ हुआ है। तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी दी रॉन्ग आंसर। तो दो ही स्टेटमेंट इसमें आपकी करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर्स सेशन हेयर। इससे पहले आप ये फैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जहाँ से फैक्ट और कंसेप्ट दोनों ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and I am very thankful to those students who really shared their thoughts। जिन बच्चों ने कमेंट्स में अपनी क्वेरीज को शेयर किया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको एड्रेस करने के लिए। थैंक्स फॉर कमेंट और पुट योर क्वेरीज। थैंक यू।